अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। एक रात दोस्त ने घर से बुलाया, लौट कर कभी वापस नहीं आया। बाप ढूंढ रहा है शहर शहर, नहीं मिल रही कोई खबर। अहमदपुर शर्किया से आया तनवीर अली का केस। सबा, ये क्या कर रही हो? वही जो मुझे करना चाहिए। अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में। छांगा मांगा के जंगलात, जहां चोरों डाकुओं का कब्जा है दिन रात। कौन हिलाता है डाकुओं की डोरी, कैसे हो जाते हैं दरख्त चोरी। छांगा मांगा से आया दरख्त चोर माफिया केस का फॉलो अप। आज के पुलिस फाइल में दर्ज हुआ अहमदपुर शर्किया से एक बच्चे के अगवा का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। 1748 में नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी अव्वल के नाम पर आबाद किया जाने वाला शहर बहावलपुर तकरीबन 200 बरस तक एक रियासत की शक्ल में अब्बासी खानदान के जेरे इंतजाम रहा। 3 अक्टूबर 1947 को किए गए एक मुआहिदे के तहत रियासत के आखिरी अब्बासी हुक्मरान नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम ने बहावलपुर को पाकिस्तान में जम करने का फैसला किया। पंजाब के बड़े और अहम शहरों में शुमार होने वाला बहावलपुर तरक्की के हवाले से भी बाकी शहरों के हम पल्ला दिखाई देता है। शहर में मौजूद तालीमी इदारे, इलाज गाहें और सड़कों का निजाम बहावलपुर की खुशहाली का मुंह बोलता सबूत है। ज़राए अजनास की पैदावार भी बहावलपुर की शनाख्त के बुनियादी हवालों में से एक हैं। गंदुम, गन्ना, कपास और खजूरों की पैदावार की वजह से बहावलपुर को मुल्क भर में खुसूसी अहमियत हासिल है। इसी जिले बहावलपुर की 5 तहसीलों में से एक है अहमदपुर शर्किया, जो तारीखी तौर पर भी अहमियत की हामिल है। अहमदपुर शर्किया के इलाके मोहल्ला नूर शाह बुखारी का रहने वाला है अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद के 8 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटियां और 5 बेटे हैं। वो इंतहाई गरीब है और मछली बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है। मछली की फरोख्त से बेहतर आमदनी ना होने की वजह से अब्दुल रशीद का बड़ा बेटा तनवीर अली भी मेहनत मजदूरी करता है ताकि घर के खर्चात पूरे किए जा सकें। तनवीर अली एक सुनार की दुकान पर काम सीखता है, जिसके एवज उसे माहाना 1500 रुपए मिलते हैं। सुनार की दुकान से दोपहर 5 बजे छुट्टी करके तनवीर घर आने की बजाय एक टिक्का बोटी की रेहड़ी वाले के पास मुलाजिमत के लिए चला जाता है, जहां उसे रोजाना 4 घंटे की मुलाजमत का मुआवजा 50 रुपए मिलता है। घर के हालात की वजह से अब्दुल रशीद की बीवी शकीला बीबी भी अपने हमसायों के यहाँ एक बुजुर्ग खातून की देखभाल करती है, जिसके एवज उसे हर माह कुछ रकम मिल जाती है। आमदनी का कोई माकूल जरिया ना होने की वजह से अब्दुल रशीद के बाकी बच्चे भी स्कूल नहीं जाते। घर के माली हालात मजीद खराब होने पर उसके छोटे बेटे नवीद अली ने भी सुनार की दुकान पर अपने बड़े भाई तनवीर के साथ काम करना शुरू कर दिया।
अब्दुल रशीद की बीवी और उसके दोनों बड़े बेटे घर के अखराजात का बोझ उठाने में उसका भरपूर साथ दे रहे थे। अब्दुल रशीद के 2 कमरों पर मुश्तमिल घर में ही उसका छोटा भाई अब्दुल हमीद भी अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता है। इसी मोहल्ले में तनवीर का हम उम्र युनीब उर्फ राजा भी अपनी खाला कलसूम के घर पर रहता था और उन दोनों की आपस में गहरी दोस्ती भी थी। तनवीर अपने फारिग वक्त का ज्यादा हिस्सा युनीब के साथ ही गुजारता। युनीब का वालिद औरंगजेब कई बरस पहले नौकरी के सिलसिले में बैरून मुल्क चला गया था और फिर उसने वहीं शादी कर ली और कभी पलट कर नहीं आया। युनीब की माँ रजिया सुल्ताना ने तारिक नामी एक ईसाई शख्स से ताल्लुकात उस्तवार कर रखे हैं और वो उसके साथ बहावलपुर शहर की बस्ती शाह मुलूक में रिहाइश पजीर है। मुबैना तौर पर तारिक फौज में मुलाजमत करता है। युनीब कशीदाकारी का काम करता है मगर आवारागर्दी की आदत के बायस वो ज्यादातर फारिग ही रहता है। वो अक्सर तनवीर को भी अपने साथ लेकर इधर उधर फिरता रहता। तनवीर के माँ बाप को अपने बेटे का युनीब के साथ घूमना फिरना अच्छा तो नहीं लगता था मगर वो तनवीर पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते थे। 10 अक्टूबर 2011 को तनवीर मामूल के मुताबिक सुबह उठकर दुकान पर चला गया और वहां से फारिग होकर शाम को रेहड़ी पर काम करने चला गया। दिन भर काम करने के बाद तनवीर जब रात थका हारा घर पहुंचा तो उस वक्त तक उसका वालिद अब्दुल रशीद मामूल के मुताबिक मछलियां खरीदने के लिए हेड पंजनत पर जा चुका था। तनवीर के घर मेहमान आए हुए थे और खाना खाकर वो लोग बैठे बातचीत कर रहे थे कि इतने में युनीब उसे बुलाने के लिए आ गया कि उसकी अम्मी बहावलपुर से आई हैं और तनवीर से मिलना चाहती हैं। युनीब आया। युनीब ने आके किया कि दरवाजा बजाया। दरवाजा तनवीर ने खोलिया। फिर वो कहना तनवीर 1 मिनट वास्ते आ, मेरी अम्मी तेन मिलन वास्ते आई हुई है। बहावलपुर मेरी अम्मी आई हुई है तो मेरी अम्मी मिलन वास्ते तेन आई हुई है। मैं कहता इस टाइम युनीब इस टाइम नहीं तनवीर आऊगा। तनवीर सुबह के टाइम आऊगा। तनवीर जिस टाइम दुकान पर जाऊगा ना उस टाइम जाना तेरी अम्मी मिलता जाऊगा। कहना नहीं आंटी मैं हुणे ही लैके जाना, हुणे इस टाइम छोड़ जाऊंगा इन्हों। मैं युनीब इनू लै जा पर जल्दी इनू छोड़ के जाए। तनवीर युनीब के साथ चला तो गया मगर वो घर वापस नहीं आया। वो कहां गया ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, एक रात दोस्त ने घर से बुलाया, लौटकर कभी वापस नहीं आया। बाप ढूंढ रहा है शहर शहर, नहीं मिल रही कोई खबर। अहमदपुर शर्किया से आया तनवीर अली का केस। तनवीर की वालिदा अपने बेटे का इंतजार करती रही मगर वो वापस नहीं आया। घर आए हुए मेहमानों के जाने के बाद तनवीर की वालिदा उसी गली में वाक़े अपने देवर के घर गई और वहां से अपनी नंद को साथ लेकर युनीब की खाला कलसूम के घर गई ताकि वहां जाकर तनवीर का पता करे। कलसूम ने शकीला से कहा कि युनीब उनके घर पर नहीं है और वो बाकायदा उनके यहाँ रहता भी नहीं। वो तो कभी कहीं होता है और कभी कहीं।
शकीला ये सुनकर घर आ गई और आकर अपने देवर अब्दुल हमीद को पूरी बात बताई, जो उसी वक्त तनवीर को ढूंढने के लिए निकल गया। अब्दुल हमीद ने रात 2:30 बजे तक शहर की तमाम मशहूर जगहों पर तनवीर को ढूंढने की कोशिश की, मगर उसका कुछ पता न चला। उन लोगों ने पूरी रात शदीद परेशानी में गुजारी और सुबह 5:30 बजे अब्दुल रशीद को फोन पर सारी सूरत हाल बताई, जिसने उन्हें फौरी तौर पर कलसूम से युनीब की वालिदा रजिया सुल्ताना का फोन नंबर लाने का कहा, ताकि उससे पूछा जा सके। शकीला ने फोन नंबर लेने के बाद रजिया से फोन पर बात की और उसे बताया कि युनीब रात को कुछ देर का कहकर तनवीर को कहीं लेकर चला गया था और अभी तक उन दोनों का कुछ पता नहीं। रजिया ने कहा कि युनीब 8 बजे तक घर आ जाएगा और उसके आते ही वो उन लोगों को फोन करके बता देगी। 9 बजे तक इंतजार करने के बाद शकीला ने रजिया को दोबारा फोन किया, मगर उसने बताया कि युनीब अभी तक घर नहीं आया। इसी दौरान अब्दुल रशीद भी घर पहुंच गया और उन लोगों ने 11 बजे एक बार फिर रजिया से फोन पर राबिता किया, मगर इस बार भी जवाब नफी में ही मिला। मोहल्ले के एक दुकानदार ने अब्दुल रशीद को बताया कि युनीब रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर एक रेहड़ी वाले के पास अक्सर वक्त गुजारता है, शायद वहां से उसका कुछ पता चल जाए। अब्दुल रशीद वहां पहुंचा, मगर युनीब और तनवीर का कुछ पता न चला। अगले रोज उसी दुकानदार ने अब्दुल रशीद को बताया कि युनीब तो अपने घर पहुंच चुका है और उसी वक्त उस दुकानदार ने युनीब की वालिदा को भी फोन किया, जिसने इस बात की तस्दीक भी कर दी, मगर तनवीर के बारे में पूछने पर उसने कहा कि हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो कहां गया है। शाम को रजिया के आशना तारिक ने अब्दुल रशीद को फोन करके कहा कि उन्हें तनवीर के बारे में कुछ पता नहीं और वो अपने बच्चे को खुद तलाश करें। अब्दुल रशीद ने इस सिलसिले में थाना सिटी अहमदपुर शर्किया में राबिता किया तो SHO अजहर जावेद ने उसे कहा कि वो दरखास्त लिख कर दे दे तो वो लोग इस सिलसिले में कार्रवाई करेंगे, जिस पर अब्दुल रशीद ने दरखास्त लिख कर दे दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युनीब को पकड़ लिया, जिसने पूछगछ के दौरान बताया कि तनवीर लाहौर में किसी होटल पर मुलाजिमत कर रहा है। बेटे का पता चलने पर अब्दुल रशीद, युनीब और उसके खालू फरमान को साथ लेकर लाहौर पहुंचा, मगर वहां जाकर पता चला कि तनवीर वहां से किसी और के साथ जा चुका है। उसके बाद हम 2-4 दिन ढूंढते रहे, नहीं मिला। इस बच्चे को लाया, थाने में दे दिया, थाने में दिया। उसके बाद ये फरमान ने शख्सी जमानत पर उसे छुड़वा लिया। तो हम गए थाने तो कहते जी हाँ वो छुड़वा के ले गए हैं, तुम्हारे बच्चे को ढूंढने गए हैं, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। बस ऐसे तसल्लियाँ देते रहे, कोई हमें पता नहीं लगा। अहमदपुर शर्किया से आए तनवीर के अगवा के केस में आगे क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, एक रात दोस्त ने घर से बुलाया, लौटकर कभी वापस नहीं आया। बाप ढूंढ रहा है शहर शहर, नहीं मिल रही कोई खबर। अहमदपुर शर्किया से आया तनवीर अली का केस। अहमदपुर शर्किया से आए तनवीर के अगवा के केस में आगे क्या हुआ,
आइए देखते हैं। अब्दुल रशीद अपने बेटे को तलाश करता रहा, मगर उसका कुछ पता न चला। तकरीबन 5 महीने के बाद लाहौर के उसी होटल के मालिक ने अब्दुल रशीद को कॉल की कि तनवीर को साथ लेकर जाने वाला शख्स फकीर हुसैन शेखुपुरा में है। अब्दुल रशीद अगले ही रोज लाहौर पहुंचा और वहां से अपने दोस्त शब्बीर को साथ लेकर शेखुपुरा के नवाही गांव पठानवाला गया, मगर वहां भी तनवीर के बारे में कुछ पता न चल सका। इस दौरान पुलिस ने तनवीर के अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसकी वजह से अब्दुल रशीद ने अदालत से रुजू किया और अदालत के हुक्म पर थाना सिटी अहमदपुर शर्किया में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 365 के तहत जुनीब, उसकी वालिदा रजिया सुल्ताना, रजिया के आशना तारिक, फरमान और उसकी बीवी कलसूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अब्दुल रशीद फकीर हुसैन को ढूंढने के लिए 3 बार शेखुपुरा गया और जब तीसरी बार वो वहां पहुंचा तो इलाके के लोगों के दबाव पर फकीर हुसैन ने अब्दुल रशीद को बताया कि उसने तनवीर को कराची में ज़ेब खान को बेच दिया है। अब्दुल रशीद फकीर हुसैन को साथ लेकर अहमदपुर शर्किया आया और वहां पुलिस को पूरी बात बताई, मगर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि अगर वो 1.5 लाख रुपए दे दे तो वो उसके साथ कराची जाकर बच्चे को ढूंढ सकते हैं। पुलिस से नाउम्मीद होकर अब्दुल रशीद खुद ही फकीर हुसैन को साथ लेकर कराची गया, मगर वहां ज़ेब खान ने साफ इनकार कर दिया कि उसने कोई बच्चा नहीं खरीदा। उसके बाद वो बंदे को कराची भी लेके गए। कराची उसने कहा जी ज़ेब खान पठान का नाम का बंदा है, उसको मैंने दिया है। ज़ेब खान के पास गए तो उसने यही कहा भी मुझे ये बच्चा नहीं दे के गया, बल्कि उनके पठानों ने 3-4 ने इनके ऊपर, इस बंदे के ऊपर, फकीर हुसैन के ऊपर पिस्टल निकाल लिया। तो पिस्टल निकाल के उन्होंने यानी कि थप्पड़ वगैरह भी मारे उसको। तो कहते हम तुम्हें फैर मार देंगे, बच्चा हम हमारे पास नहीं दे के गए। उसने कहा मुझे बेशक मार दो तो बच्चा मैं तुम्हें ही दे के गया। अब्दुल रशीद फकीर हुसैन को लेकर वापस आ गया और दोबारा पुलिस से मदद के लिए दरखास्त की, मगर पुलिस ने मुबैना तौर पर बगैर पैसों के इस सिलसिले में उसकी कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया। उसने कहा भी मुझे यानी कि थाने में, 2 थाने में थाने वालों को भेजो मेरे साथ, उस पठान को पकड़े। हम थाने गए तो इन्होंने कहा भी वो खर्चा बहुत होएगा, तकरीबन तुम्हारा 1.5 लाख रुपए लग जाएगा। मैं गरीब आदमी 1.5 लाख रुपए कहाँ से देता। 10.5 महीने से अब्दुल रशीद अपने कमसिन बेटे तनवीर को शहर शहर ढूंढता फिर रहा है, मगर उसका कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस इस सिलसिले में अपना फर्ज अदा करने की बजाय मुबैना तौर पर उससे बार बार रिश्वत का मुतालिबा करती है। उधर जुनीब की खाला और तनवीर के अगवा के मुकदमे में नामजद मुल्जिमा कलसूम का कहना है कि जुनीब और तनवीर दोनों घर से भाग गए और हमारा इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं। जुनीब और तनवीर दोनों लोफर लड़के हैं, ये दोनों घर से भाग गए हैं, दोनों भागे। एक वापस आ गया था, एक वापस नहीं आया। 8 दिन के बाद ये जाता है भावलपुर रशीद और इसको पकड़ कर ले आता है यूनीब को और थाने में दे देता है। थाने वाले दूसरे दिन हमें फ़ोन करता है भी आओ अपना बच्चे को ले जाओ आकर। तो रजिया गई है और रजिया कहती है, इधर थाने वाले कहते हैं भी यहाँ कोई रहता है। वो कहती है हाँ मेरा वो रहता है
बहन का खामिद। तो जबकि हमारा रजिया के साथ कोई लिंक नहीं है मेरी बहन है, मगर काफी अरसे से हमारी बोलचाल नहीं है। एसपी मूसा डीपीओ बहावलपुर से अपील करता है कि अब्दुल रशीद के बेटे की तलाश में उसकी मदद की जाए और फराइज से गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस केस में आगे क्या होगा, पुलिस फाइल की इन्वेस्टिगेशन टीम रखेगी उस पर अपनी नजर। सबा, ये क्या कर रही हो? वही ब्रेक जो के मुझे बाद करना देखिए, चाहिए। अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में। दोस्ती कब मोहब्बत बनती है और मोहब्बत कब जान का रोग, पता ही नहीं चलता। आइए देखते हैं एक ऐसे ही शख्स की कहानी जो इस रोग के साथ जीने को तैयार था, लेकिन किस्मत उसके साथ कुछ और ही खेल खेल रही थी। और फिर हुआ एक ऐसा जुर्म जिसमें ना चाहते हुए भी वो फंस गया। मैं, शर्जील और सबा क्लास फेलो थे। हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सबा से मेरी दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन मैं सबा से अपनी मोहब्बत का इजहार करने गया। प्लीज सबा, देखो मैं तुम्हारी असाइनमेंट्स भी लिख दिया करूंगा। तुम भी ना शर्जील, कुछ बातें इंसान बिना कहे भी कह देता है, उनको समझ लेना चाहिए। अब खुश? सबा और शर्जील आपस में मोहब्बत करते थे, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे यूं लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई हो। सबा की मोहब्बत ही मेरे लिए सब कुछ थी। जब वो भी ख़त्म हो गई तो फिर जीने का क्या फ़ायदा था। मैं बहुत डिस्टर्ब था। कई बार खुदकुशी करने का सोचा, पर हिम्मत नहीं पड़ी। मैं कई दिन तक कॉलेज भी नहीं गया। सबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। जब मैं कॉलेज नहीं गया तो वो मेरा पता करने घर आ गई। उसका घर आना मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज़ था। तुम यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, वो मेरा मतलब वो ये वो क्या लगा रखा है यार? तुम मेरे फ्रेंड हो, 3 दिन से तुम कॉलेज नहीं आए हो। मैंने सोचा मैं जाके पूछूं आखिर बात क्या है। वो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ओह वेरी सैड। वैसे अगर अब जनाब की तबीयत ठीक हो गई हो तो मैं अंदर आ जाऊं? आई एम सॉरी। आओ अंदर। थैंक यू। चंद दिन बाद कॉलेज गया तो मुझे सबा का पैगाम मिला। उसने मुझे मिलने के लिए घर बुलाया था। मैं सबा को मिलने उसके घर चला गया और उसी दिन एक अहम वाक़या हुआ जिसने दोस्ती के रंग को शक के जंग से आलूदा कर दिया। ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? ठीक तो हूँ मैं। गौर से देखो, साफ पता चल रहा है। देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर तो करो ना। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। बस कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शर्जील बात तो सुनो। उस वाक़ये के बाद मैं सबा से नहीं मिला।
वो भी पता नहीं कहाँ गायब थी। कई दिन कॉलेज भी नहीं आई। मैंने 1-2 बार शर्जील से भी पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी और शर्जील की दोस्ती जारी रही। मैं भी खामोश हो गया। एक दिन मुझे सबा का फ़ोन आया। उसने मुझे मिलने के लिए घर बुलाया। देखो प्लीज, मेरी और उसकी एक दफा मुलाकात करवा दो। प्लीज एक दफा मेरी और उसकी मुलाकात करवा दो। लेकिन आखिर हुआ क्या है? तुम इतने दिन से कॉलेज भी नहीं आई। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन प्लीज एक दफा मेरी और उसकी मुलाकात करवा दो। अच्छा अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं कोशिश करता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं कोशिश करता हूँ। मैं सारी कड़ियाँ मिलाने की कोशिश कर रहा था। सबा और शर्जील का ब्रेकअप क्यों हुआ? दोनों अलग क्यों हो गए? सबा अचानक कहाँ चली गई थी? शर्जील ने मेरे साथ इसका तज़किरा क्यों नहीं किया? मैं शर्जील के पास गया। ठीक है यार, मिल लूंगा। मगर कब? कहा ना मिल लूंगा। तो ठीक है, मैं कल तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अच्छा, आ जाना। मैंने शर्जील से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अभी तक मामला मेरी समझ में नहीं आ रहा था। दोनों खामोश थे, कुछ बताने को तैयार नहीं थे। मुझे शर्जील को सबा के पास लेकर जाना था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद उस दिन सबा के घर में मुझे देखकर शर्जील और सबा की लड़ाई हुई थी, मगर बात कुछ और थी। दानिश, हम दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़। सबा, ये क्या कर रही हो? वही जो मुझे करना चाहिए। सबा ने मुझे बताया कि शर्जील ने उसे हामिला कर दिया था और शादी भी नहीं करना चाहता था, और शर्जील ने मेरे साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाकर सबा को छोड़ दिया था। लेकिन मैं भी इस कत्ल की वारदात में फंस गया था और आज अपना मुकदमा लड़ रहा हूँ और सोचता हूँ मुझे किस चीज़ की सज़ा मिली, दोस्ती निभाने की या मोहब्बत करने की? मोहब्बत करने की, दोस्ती निभाने की, मोहब्बत। रिश्ते एतमाद के बारीक धागे से बंधे होते हैं। जब ये धागा टूट जाता है तो रिश्ते ही नहीं, जिंदगियां भी खराब हो जाती हैं। अगर आपके आसपास भी हो रहा है कोई ऐसा वाकया या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए छांगा मांगा के जंगलात, जहां चोरों डाकुओं का कब्जा है दिन रात। कौन हिलाता है डाकुओं की डोरी, कैसे हो जाते हैं दरख्त चोरी। छांगा मांगा से आया दरख्त चोर माफिया केस का फॉलो अप।
पुलिस फाइल का हिस्सा बना था छांगा मांगा के जंगल से लकड़ी चोर माफिया और उनकी सरपरस्ती करने वाले अफसरान का केस। इस केस में आगे क्या हुआ, ये जानने से पहले आइए देखते हैं इस केस की चंद झलकियां। छांगा मांगा का जंगल 12,500 एकड़ से जायद रकबे पर फैला हुआ है। ये जंगल बरतानवी दौरे हुकूमत में 1886 में जिला कसूर की तहसील चूनिया में लगाया गया। ये एशिया का हाथ से लगाया जाने वाला सबसे बड़ा जंगल है। इस जंगल को लगाने का बुनियादी मकसद उस दौर में चलने वाले स्टीम इंजनों को ईंधन फराहम करना था। कैदियों की मदद से लगाए जाने वाले इस जंगल से कई सालों तक पूरे खित्ते में चलने वाली रेलगाड़ियों को लकड़ी फराहम की जाती रही। ये जंगल सिर्फ रेल के लिए लकड़ी ही फराहम नहीं करता था, बल्कि इसको एक दिलकश तफरीही मकाम की हैसियत भी हासिल थी। यहाँ मौजूद शीशम, शहतूत और कीकर के कदावर दरख्त और अनवाहो इक़साम के जानवर भी इस जंगल की पहचान थे। जंगल को पानी की फराहमी के लिए यहाँ एक नहर और कुएं भी बनाए गए। जंगल से काटी जाने वाली लकड़ी को बाहर ले जाने के लिए यहाँ 27 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक भी बिछाया गया। छांगा मांगा जंगल में पाले जाने वाले रेशम के कीड़ों से हासिल होने वाला रेशम पूरी दुनिया में अपनी निफासत के हवाले से अलग शनाख्त रखता था। ये सब चीजें अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, क्योंकि अब इस जंगल में डाकुओं, लुटेरों और चोरों का बसेरा है। यहाँ हर किस्म के जराइम बारसूख अफराद की सरपरस्ती में बिला खौफ व खतर होते हैं, और इनकी रोकथाम के लिए इदारे तो मौजूद हैं, मगर वो खामोश तमाशाई बने ये सब देख रहे हैं। महकमा जंगलात के अमले और अफसरान की मिली भगत से इस जंगल से हर साल करोड़ों रुपए की लकड़ी चोरी होती है। दरख्तों को बड़ी तादाद में काटने की वजह से ये जंगल कहीं कहीं से मैदान की सूरत पेश कर रहा है। ये तो था छांगा मांगा से आए केस का मुख्तसर अहवाल। इस केस की तफ्तीश में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है, आइए देखते हैं। पुलिस फाइल में केस चलने के बाद वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने इस हवाले से जिम्मेदार अफसरान व अमले के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी। कमेटी को हिदायत की गई कि पिछले 10 साल के दौरान जंगल में तैनात रहने वाले अफसरान को भी शामिल तफ्तीश किया जाए, ताकि इस कौमी नुकसान के जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। शहबाज शरीफ की तरफ से बनाई गई कमेटी में शामिल चेयरमैन वजीर आला मुआयना टीम, डीजी एंटी करप्शन और सेक्रेटरी जंगलात ने तहकीकात के बाद तकरीबन 30 अफसरान और मुलाजमीन को जंगल की बर्बादी का जिम्मेदार करार दिया। कमेटी की रिपोर्ट के बाद मुकदमा तो तमाम जिम्मेदार अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया, मगर उनमें से सिर्फ 2 अफसरान को चंद दिनों के लिए हवालात में बंद किया गया, जबकि बाकी तमाम लोग बदस्तूर अपने ओहदों पर काम करते रहे। हवालात में कैद दोनों अफसरान भी रिहाई के बाद अपने ओहदों पर बहाल हो गए। पुलिस फाइल की इन्वेस्टिगेशन टीम की तफ्तीश के मुताबिक 1996 में छांगा मांगा के जंगल में 37 इंच
और इससे जायद चौड़ाई के 55,000 दरख्त मौजूद थे, जो अब कम होकर 2600 रह गए हैं और अब इनमें से मजीद दरख्त काटकर लकड़ी चोरी के दर्ज होने वाले 450 से जायद मुकदमात का माल मुकदमा पूरा करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस फाइल की तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आई कि छांगा मांगा जंगल में लीज पर दी जाने वाली जमीन की रकम कई साल तक सरकारी खजाने में जमा नहीं हुई, मगर इसके बावजूद सालाना ऑडिट में इस रकम के जिक्र पर कभी एतराज नहीं हुआ। तफ्तीश के मुताबिक इस केस में मुलव्विस अफराद ने अभी कुछ रकम सरकारी खजाने में जमा करवा दी है। इस सिलसिले में महकमाना इंक्वायरी ताहाल जारी है, जिसके हतमी नताइज के बारे में कोई राय नहीं दी जा सकती। छांगा मांगा के जंगलात से लकड़ी चोरी करने वाले कौमी मुजरिम हैं। एसपी मूसा वजीर आला पंजाब से अपील करता है कि इन मुजरिमों और उनकी सरपरस्ती करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त और मौसर कार्रवाई की जाए, ताकि कौमी खजाने को लुटने से बचाया जा सके। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।